आसन। लेखक जेठूलाल वानी, अनुवादक देवी नागरानी। उसके हाथ तेज रफ्तार से कांप रहे थे, चेहरा जर्द हो गया था, दिल की धड़कन रक्त वाहिनी धमनी की तरह चल रही थी। हाथ में टेलीग्राम थामे वो दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलो, बाबा को ले आने की तैयारी भी तो करनी है, उसकी पत्नी आसूदी ने कहा। पर वह खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें टेलीग्राम में गड़ी रही। आप सुन नहीं रहे? भीतर अम्मी भी आपको आवाज दे रही है, आसूदी ने एक बार फिर दोहराया। मगर वह इस बार भी खामोश रहा। आसूदी कुछ नाराज होती हुई आगे बढ़ी और उसके हाथ से टेलीग्राम छीन लिया। रमेश को जैसे झटका लगा और उसने सवाली निगाहों से आसूदी की ओर देखा। आपको क्या हो गया? सब खैरियत तो है? आसूदी ने गंभीर होते हुए पूछा। आसूदी, बाबा। रमेश के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। बाबा को क्या हुआ? आसूदी ने उतावलेपन में पूछ लिया। सच से वाकिफ होते ही आसूदी सिर्फ इतना कहकर, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा, जोर से चीखी और शोकायुक्त हालत में चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। आसूदी, आसूदी कहते हुए उसने आसूदी को संभालने की कोशिश की, पर उससे पहले ही वह बेहोश होकर फर्श पर गिर चुकी थी। आसूदी की सास ने उसे होश में लाने की कोशिश की। ननद ने चेहरे पर पानी के छींटे फेंके, पर ना आसूदी होश में आई और न उसकी हालत में कोई परिवर्तन आया। हे राम, मेरी बहू को ये क्या हो गया? आसूदी की सास ने अपनी व्याकुलता जाहिर करते हुए कहा। इतने में आसूदी का देवर तुलसी डॉक्टर को ले आया। आसूदी को पलंग पर लिटाया गया। डॉक्टर ने तपास के बाद बेहोशी का कारण गहरा सदमा कहकर उसे इंजेक्शन लगाकर होश में लाने की कोशिश की। परिवार के सभी सदस्य सवाली निगाहों से रमेश की ओर देख रहे थे, पर वो खामोश खड़ा रहा। कुछ देर में आसूदी होश में आते ही बड़बड़ाई। बाबा, ये सब क्या हो गया? आसूदी की सास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बेटे की तरफ सवाली निगाहों से देखा। रमेश ने एक नजर घर के सदस्यों की ओर देखते हुए उन्हें तार दिखाई। बाबा को 4 दिन पहले कपास के कारखाने से आधी रात के समय अगवा कर ले गए हैं और उनकी जान बख्शने के एवज 10 लाख की मांग कर रहे हैं। ऐसी जानकारी बाबा के दोस्त सेठ रामचंद ने मीरपुर से तार के जरिए भेजी है और पैसे आज की तारीख में पहुंचाने हैं, ये बताया है। खबर सुनते ही घर के सभी सदस्य स्तब्ध हो गए। सभी के चेहरे उदासी के कोहरे से ढक गए और वे खामोशी से एक दूसरे की निगाहों में कुछ पूछ रहे थे। अब क्या होगा? आज शाम सेठ टोपरदास की इकलौती बेटी की शादी है। घर में बारात आने का वक्त हो रहा है। घर में खुशी का माहौल, सभी गीत संगीत की तैयारियों में लगे हुए। आज शाम की फ्लाइट से सेठ टोपरदास की बेटी के कन्यादान के लिए पहुंचने वाले थे। उन्हें बेटे बहू उन्हें हवाई अड्डे से लाने के लिए सब तैयारियां कर चुके थे। ऐसे खुशी के मौके पर अचानक ये मनहूस खबर पोस्टमैन ले आया और तार पड़ते ही सबके हाथों से उत्सुक परिंदे उड़ गए। भाऊ, अब क्या होगा? छोटे भाई तुलसी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। बेटे, तुम्हें आज ही मीरपुर जाना चाहिए, इनकी जान को खतरा है। रमेश की मां मूली ने लहरते लहजे में कहा। अगर मैं गया तो शाम को शादी कैसे होगी? भाव, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी
जब तक बाबा नहीं आते। मोहिनी ने भाई को विनती करते हुए कहा, बहन ये तुम क्या कह रही हो? घर में बारात के आने का समय हो गया। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो हम लड़के वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? बहन अगर घर की चौखट से बारात लौटी तो समाज में काफी बदनामी होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आप लड़के वालों को तार दिखाकर उन्हें हकीकत से वाकिफ करा दीजिए। मुझे विश्वास है कि वे हमारी मजबूरी को समझ जाएंगे। पर शुभ मुहूर्त को टालना और दरवाजे से बारात को लौटाना तो अच्छा शगुन नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानती। अगर बाबा ना आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। मोहिनी ने रोते हुए अपनी भाभी की गोद में मुंह छुपा लिया। आसूदी ने मोहिनी को प्यार से आगोश में लेते हुए कहा, बेटे ब्याहती लड़की को इस तरह रोना नहीं चाहिए। दिल को मजबूत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर भाभी, बाबा, मोहिनी ने सुबकते हुए कहा और रोने लगी। बेटी तेरे बाबा को कुछ ना होगा, तुम शांत हो जाओ। मोहिनी ने समझाते हुए मूरी से कहा, अम्मा मुहूर्त किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता। आसूदी तुम मोहिनी को भीतर ले जाओ और फिर फ्लाइट भी तो सुबह की है। मेहमानों के स्वागत की तैयारी कीजिए। तब तक मैं टिकट का बंदोबस्त करके आता हूँ। रमेश ने सभी को अंदर जाने को कहा। अम्मा बाबा को कुछ ना होगा, आप कोई भी चिंता न करें, कहते हुए पांव छूकर घर के बाहर निकल गया। मूली गुरु बाबा की मन्नत मांगते हुए जप साहब की पौड़ी पढ़ते पढ़ते अपने कमरे की ओर चल पड़ी। देश के बदनसीब विभाजन के वक्त सेठ टोपर दास ने भी हिंद में आने का प्रयास किया था, पर उनके अधेड़ माता पिता अपनी जन्मभूमि सिंध को छोड़ने को तैयार नहीं है। टोपर दास उस वक्त नौजवान थे। उन्होंने अपने माता पिता को भारत चलने के लिए काफी समझाया, पर उन्होंने अपने प्राण सिंध में ही त्यागने का अटल इरादा कर लिया था। उनके बाकी रिश्तेदार पास पड़ोस वाले निर्वासित होकर चले गए। हुकूमत के हालात अनुकूल न होने के बावजूद वे वहीं रह गए। माहौल में कौमी तंग दिली फैली हुई थी। गैर सलामती के दौर में उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू किया। अपने से बिछड़ने के दम पर उन्होंने काबू पाना शुरू किया। वक्त अपनी तेज रफ्तार से चलता रहा। टोपर दास के माता पिता समय के साथ स्वर्ग धाम पधारे। पैसे कमाने की होड़ में उससे अपनी को याद करने की तौफीक छीन ली। हुकूमत के हालात अनुकूल ना होने के बावजूद भी उसे अपने फैले हुए कारोबार और कमाई हुई जमा पूंजी में वे सलामती के दौर में भी अपनी सलामती नजर आने लगी। उस वक्त उसका एक ही इरादा था, कारोबार बढ़ाना और पैसे इकट्ठे करना। उसने पड़ोसियों, कर्मी मजदूरों और हुकूमत के निवासियों के साथ अपना रिश्ता बेहद पुख्ता कर रखा था। अचानक शांत माहौल में एक जोरदार तूफान उठा। हुकूमत में चोरियां, मारधार, लूटमार और अगवा करने की वारदातें सामने आई। सभी बसे हुए धनवानों के दिलों में आतंक का डर छा गया। गैर सलामत का सर्प एक बार फिर फुफकारने लगा। कुछ को तो सांप ने डस लिया। हुकूमत में मार्शल लॉ और फौजी दौरे चालू रहने के बावजूद भी अगवा करने, कराने और होने के हादसे होते रहे। कभी किसी मासूम, कभी किसी कारखाने के मालिक की लाश उसके कारखाने से ही मिली, तो कभी कोई जमींदार अपने फार्म में मरा हुआ पाया गया। कुछ पैसे वाले ने तो मुंह मांगी रकम देकर अपनी जान बख्शा ली थी। मतलब कि हुकूमत की दहशत चारों ओर फैली थी। हिफाजत के लिए सख्त बंदोबस्त भी किया गया था। कारनामों में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हासिल हो रही थी। लाचार होकर एक बार फिर नागरिकों ने खुद को निर्वासित करना शुरू कर दिया। हुकूमत से पासपोर्ट और वीजा निकलवाकर भारत की ओर रुख किया। अपने व्यापार को समेटकर करोड़ों की जायदाद मिट्टी के दाम बेचकर हमेशा के लिए अपनी जन्मभूमि को अलविदा करके खुद आकर अहमदाबाद, सिकंदराबाद और अन्य शहरों में ठिकाना पाया।
हालांकि टोपरदास की सियासती लोगों में एक खास पहचान थी। उसने अपने बॉडीगार्ड थे, पर उन दहशत अंगेज कार्रवाइयों ने उसके दिल को भी दहला दिया। वो पल पल खुद को नामहफूज पाने लगा। उन दहशत की वारदातों का वो कभी भी निवाला बन सकता था। कोई अनचाहा हादसा हो, उससे पहले वह भी वहां से निकलने का इरादा करके हमेशा के लिए सिकंदराबाद में खुद को बसाने के मंसूबे बना बैठा। उसने अपने घर के सभी सदस्यों के पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाए और सुविधा से बारी बारी अपने परिवार वालों को भारत भेजता रहा। अपने समस्त परिवार की जवाबदारी रमेश ने संभाल ली और आज उसकी बहन की शादी थी। सेठ टोपरदास इस वक्त मीरपुर में अकेला रह रहा था। बाकी कारोबार समेत वह बच्चों के साथ निश्चित रूप से रहने और अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए आज की फ्लाइट से सिकंदराबाद पहुंचने वाला था। पर अचानक ये मनहूस तार सेठ टोपरदास के अगवा होने की खबर ले आई। 2 घंटों के उपरांत रमेश हवाई जहाज की टिकट लेकर घर लौटा। बारात घर आ चुकी थी। गम को दिल में दबाकर वह भी मेहमानों की आव भगत में लग गया। शहनाई के सुरों में, विवाह के गीतों की आवाज में, हंसी मजाक भरे ठहाकों के बीच दूल्हे दुल्हन की विवाह वेदी पर पूजा शुरू हुई। लड़के वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। माहौल में अलग अलग किस्म के इत्र, फूल और इम्पोर्टेड सेंट की सुगंध फैली हुई थी। ऐसे खुशनुमा दिल फरेब माहौल में लड़की वालों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, पर मन ही मन में एक अनजान डर धीरे धीरे उन पर हावी होता जा रहा था। अचानक रूम में टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजनी शुरू हो गई। रमेश ने भीतर जाकर टेलीफोन उठाया, जहां उसे सुनाया गया कि मुकर्रर वक्त की मांग के अनुसार रकम न मिलने पर सेठ टोपरदास का कत्ल करके उसकी लाश कपास के कारखाने पर छोड़ गए हैं। खबर सुनते ही रमेश के हाथ से फोन छिड़ गया। वह ललखाने लगा। वेदी पर मंत्रों के उच्चारण ने उसे संभलने का मौका दिया। वह भारी कदमों से कमरे से बाहर निकलकर पंडाल में आया। उसकी बहन अग्निकुंड के चारों तरफ अपने जीवन साथी के साथ फेरे लगा रही थी। लड़के वाले खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। उसने एक नजर भर बहन की ओर देखा। दोनों की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। शहनाई की आवाज तेज हो गई। रमेश के अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई और वह खुद को अग्निकुंड में से निकलते हुए धुएं में गुम होते हुए महसूस कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।